सर बेसिकली क्या प्रॉब्लम आती है उन बच्चों को जो कि बात सर्जरी तक पहुंच जाती है? पीडियाट्रिक सर्जरी क्या है? पीडियाट्रिक सर्जरी एक ऐसी पद्धति है जिससे बच्चों में जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स यानी जो चीज़ें बस ऑपरेशन से ठीक हो सकती हैं उनका इलाज जो दवाइयों से ठीक नहीं हो पाएंगी और उनको एक ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक किया जाएगा उनका इलाज को पीडियाट्रिक सर्जरी के उसमें आते हैं। एक मदर है जो जिसने कंसीव किया है, उसको क्या-क्या ऐसे टेस्ट कराने चाहिए जिससे आगे उस बच्चे को ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, पहले ही पता चल जाए? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि आजकल ज़्यादा बीमारियां जैसे हमने बोला जन्म से डेवलपमेंट या जीन्स की जी। दोनों की बीमारियां बहुत बढ़िया अल्ट्रासाउंड आ चुके हैं जो बहुत टाइमली पिक कर लेते हैं। और सर बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो राइट। इंटेस्टाइन में डेवलप होते हैं और वो हाँ। बहुत मतलब मैंने न्यूज़ में पढ़ा है, पेपर्स में पढ़ा है कि वो 9 मीटर्स का कोई टेप राइट वर्म राइट। टाइप्स हाँ हाँ। कीड़ा था वो निकला है। तो सर ये किस तरीके से बच्चों के अंदर जाते हैं? यही का सफाई न रखना हाथों से खाने के द्वारा खाना मिक्स हो जाता है स्टूल से कई डॉग्स के इनसे उन सब से ये पेट में चले जाते हैं और तो सफाई से खाना पीना अपना धो के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाना इस पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। अच्छा सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है जैसे एक मदर है उसने बेबी डिलीवर किया एंड देन जब बच्चे का चेकअप किया गया तो उसमें शो हुआ कि बच्चे के लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं हुए। बिल्कुल सही तो सर सही। उसका प्रॉपर रीजंस क्या हो सकता है और सर उसको क्योर करने में कितना टाइम लग सकता है? फॉर एग्जांपल अगर ऐसा केस आता है। हाँ, अगर लंग बराबर से डेवलप नहीं हुए हैं तो वो बच्चा भी पूरा डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि लंग्स जो होते हैं वो बच्चों की एज के साथ धीरे धीरे होते हैं और 8 से 10 साल तक डेवलप होते रहते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेंटर केयर फाउंडेशन में। आज हमारे पॉडकास्ट में बात होगी पीडियाट्रिक सर्जरी की। डरना नहीं है बिल्कुल भी, ये हम आपके लिए ही अवेयरनेस प्रोग्राम रन कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पॉडकास्ट में उपस्थित हैं डॉक्टर सचिन कत्याल जी, जो कि एक पीडियाट्रिक सर्जन हैं, महानंदन हॉस्पिटल में। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बताइए सर आप। हमें आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हम इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि आपने जो सेगमेंट लिया है पीडियाट्रिक सर्जरी, क्यों? हाँ, मैं डॉक्टर सचिन कत्याल हूँ, मैं बच्चों का सर्जन हूँ, सुपर स्पेशलिस्ट इन पीडियाट्रिक सर्जरी एमसीएच किया है मैंने मौलाना आज़ाद से और मैं बच्चों की सर्जरी बहुत सालों से कर रहा हूँ और मैं महानंदन हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा से जुड़ा हुआ हूँ और आप यहाँ पर लाके अपने बच्चों को जिनको सर्जरी की कोई प्रॉब्लम है सर्जिकल वो लाके दिखा सकते हैं। पीडियाट्रिक्स मैंने सर्जरी में इसलिए इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि बच्चों की जो ये बीमारियां रहती है जो दवाइयों से ठीक नहीं होती और उनके लिए सर्जरी चाहिए होती है उसके लिए बहुत आपको फाइन हाथ और बहुत ज़्यादा ध्यान पूरा फोकस चाहिए होता है क्योंकि बच्चे में ज़्यादा टाइम देते नहीं हैं अगर वो बिल्कुल। किसी दिक्कत में पड़ जाए तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट ऐसा कुछ करना जो बहुत डेलिकेट काम हो उसमें था सर्जरी में। जब मैंने जनरल सर्जरी की उसके बाद इसमें सुपर स्पेशलाइज करते हैं तो तब मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी है और जिस तरह से वो रिकवर करते हैं अगर सही काम सही चीज़ और बिल्कुल एक्यूरेट उनके साथ किया जाए तो बहुत बढ़िया से रिजल्ट्स देते हैं। उससे मैं बहुत खुश होके इस पर्टिकुलर फील्ड में आई वाज ड्रॉन टू दिस फील्ड। सर बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं वो बच्चों की बात करने वाले हैं। जैसे हॉस्पिटल में बच्चे जब न्यू बॉर्न होते हैं और अगर उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आता है तो एक सर्जन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सर्जन जो पीडियाट्रिक सर्जरी करते हैं जैसे कि आप करते हो महानंदन हॉस्पिटल में, तो सर बेसिकली क्या प्रॉब्लम आती है उन बच्चों को जो कि बात सर्जरी तक पहुंच जाती है? पीडियाट्रिक सर्जरी क्या है? हाँ जी। पीडियाट्रिक सर्जरी एक ऐसी पद्धति है जिससे बच्चों में जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स यानी जो चीज़ें बस ऑपरेशन से ठीक हो सकती हैं उनका इलाज जो दवाइयों से ठीक नहीं हो पाएंगी और उनको एक ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक किया जाएगा उनका इलाज को पीडियाट्रिक सर्जरी के उसमें आते हैं। अब न्यूबॉर्न्स कुछ ऐसे जन्मजात बीमारियां ऐसी रहती हैं जो बनावट उनकी अगर कुछ गलत है जैसे सांस की नली खाने की नली से जुड़ी हुई है, आंतें पूरी तरह से बनी नहीं हैं या कई बार आंतें पूरे की पूरी जो है छाती जहाँ पे फेफड़े रहते हैं वहाँ पे घुसी हुई होती हैं ओके। क्योंकि जो झिल्ली एक रहती है जिससे हम सांस लेते हैं डायफ्राम बोलते हैं जिसको वो पूरी तरह बना नहीं होता या पेशाब मूत्रालय वाले जगह पे मूत्राशय वाली जगह पे कोई दिक्कत हो तो किडनीज में प्रॉब्लम हो ट्यूब्स में उनकी प्रॉब्लम हो तो वो सर्जिकली
ठीक किया जाता है। आंतों की, लिवर की भी ग्रंथियाँ होती हैं जो पित्त बनाती हैं, ओके। उसकी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी दिक्कतें अगर जन्म से ही बनावट में कोई दिक्कत है, सर्जिकल प्रॉब्लम से ग्रसित बच्चे, उनका इलाज ऑपरेशन के द्वारा किया जाता सर ये इनका परसेंटेज क्या होता है? मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम परसेंटेज की बात करें है। कि राइट। कितने बच्चों की ज़रूरत पड़ती है कि 10 में से 1 बच्चे की पीडियाट्रिक सर्जरी होती ही होती है? मतलब ऐसा कुछ जेनेटिक इफ़ेक्ट होता है या उनकी डेवलपमेंट में ही प्रॉब्लम होती है तब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों के बिल्कुल अंदर? सही समझा आपने। तो जब डेवलप हो रहे होते हैं, पेट में रहते हैं बच्चे, उनमें कोई जीन्स की प्रॉब्लम, जैसे आपने जेनेटिक बोला, यानी जीन जिससे सारी चीज़ें बननी हैं, सारे अंग बनने हैं, उनमें अगर कोई डिफ़ेक्ट है, तो वो इनमें आती हैं, ऐसी बनावट पूरी हो नहीं पाती। तो वो दिक्कतें बहुत रेयर मानी जाती हैं, कोई ऐसी आम नहीं है कि जैसे आप सोच रही हैं हाँ कि जी। हर 10 में 1, हाँ बिल्कुल जी। ऐसा नहीं है। अच्छा। 1000 में, 3000, कई बार 10,000, कई बार लाखों में एक को वो अलग-अलग अंग के, चाहे दिमाग का हो, चाहे चेहरे का हो, क्लेफ्ट लिप होता है जैसे, जिसमें पूरी ओके। तरह होंठ नहीं बना होगा, जी। आपने देखा होगा, जी। आधा फटा हुआ सा होंठ जी, बनता है, जी, जी। तालू नहीं बनता, जी, जीभ चिपकी हुई रहती जी। है, या कुछ कान की बनावट कुछ अलग है, कहीं पे गाँठ कई बार रहती है जन्म से ही उनको गले में, और छाती में कोई दिक्कतें, ये हर अंग की, हर ऑर्गन सिस्टम की अलग-अलग नंबर्स हैं। कई, जैसे मैंने बोला, जैसे पेशाब वाले, माना जाता है 400 में एक बच्चे की हो सकता है कि रास्ते, पेशाब का रास्ता पूरा टिप पे ना हो और ओके, थोड़ा नीचे हो। ओके, तो वो माँ-बाप को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है अपने बच्चे पे, जब उन्हें कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, जब उनका देखभाल कर रहे हैं जन्म होने पे, और उसी में पकड़ में आती हैं ओके। चीज़ें। सर जैसे कि आपने अभी हमारी ऑडियंस को और हमें बताया कि लिप्स कटे होते हैं राइट, प्रॉपर और फेस पे भी राइट। कहीं कट रहता है। मैंने बहुत से बच्चों को ऐसा देखा है कि उनकी नोज़ में प्रॉब्लम होती है हाँ मतलब जी, फेस अनइवन सा होता अनइवन है रहता है। और ये जो ये जो टंग होती है वो नीचे से ऐसे बोलते हैं कि वो तालू जॉइंट चिपका, होती है, हाँ, हाँ। तालू चिपका होता है। तो ऐसा बोलते हैं मतलब जो रूरल एरिया है वहाँ पे बोलते हैं कि इसको ऐसे खींचोगे तो ठीक हो जाएगा और कैंची से बहुत ज़्यादा लोग काटे भी हुए हाँ। होंगे शायद ऐसा मैंने सुना है। तो हुँ। क्या सर ये कितना सेफ है और कितना नहीं? आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। मैं चाह रहा था अगर आप नहीं पूछते तो मैं आपसे खुद ही ये पूछता कि क्या आप जानते हैं इस बारे में? अगर ऐसी कोई चीज़ देखते हैं बच्चे में जो आपको ठीक नहीं लग रही, कई बार दादी, नानी और बुज़ुर्ग घर की जी, ये कुछ सलाह दे देती हैं बिल्कुल, कि आप काट लो, काट लो। आप उँगली से कर लो, जी, या पेशाब का रास्ता कई बार चढ़ा हुआ रहता है जी, बच्चों में, जी, लड़कों में, तो उसको पीछे खींच लो, जी, तेल बिल्कुल, डाल दो कान बिल्कुल। में। ये सारी गलत, पहले तो चल जाता था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, बदलाव नहीं पूरे हमारे एनवायरनमेंट में आए हुए थे। तो बच्चे किसी तरह अगर हल्की-फुल्की दिक्कत इसकी वजह से करने से हो गई है, तो वो निकाल लेते थे टाइम पर। आजकल के टाइम में ये सब नहीं चलता क्योंकि खाना-पीना भी बराबर नहीं है, उसमें बिल्कुल, भी मिलावटें हैं। तो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ जाता है। बिल्कुल। ऐसे जो आपने बोला ना कि हल्का-सा कुछ लग रहा है अलग, तो अपने से ही घर में घरेलू ट्रीटमेंट इलाज हाँ, करके बिल्कुल। ठीक करना, वो बहुत गलत माना जाता है आजकल के टाइम में। पहले निकल जाते थे टाइम ऐसे, और ठीक भी हो जाते थे बच्चे, क्योंकि कुदरती खान-पान इतना बढ़िया रहता था, इतनी सफाई थी हवा में, पानी में, खाने में, कोई मिलावट नहीं थी। अब करने में बच्चे बहुत बड़ी तकलीफ में पड़ जाते हैं अगर अपने घरेलू इलाज आपने कर लिए तो। सर ऐसे ही मेरे माइंड में एक केस आ रहा है जैसे हाँ मैं जी। सोशल मीडिया पे जस्ट मैं देख रही थी राइट, तो एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी था राइट। उसकी बैक साइड पे इतना सा गाँठ। गांठ था और वो इतना मतलब वर्स्ट लग रहा था जैसे लग रहा था कि सड़ गया हो कुछ हाँ, हाँ, इस हाँ। तरीके सर वो क्या चीज़ थी और वो राइट, क्यों हो जाती है? राइट। जैसे मैंने बताया, सर से लेके चेहरा, छाती, पेट, पेशाब और हमारे लिम्स, हमारे हाथ और पैर, और रीढ़ की हड्डी पीछे जो ब्रेन से ही आ रही होती है, उनमें कहीं पे भी कोई जन्म से दिक्कत हो सकती है। जो ओके, आप गाँठ बता रही हैं, जो सड़ रहा था, खराब हो गया था, वो कई बार पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो हड्डी होती है, वो पूरी तरह से जुड़ती नहीं है। ओके, तो वहाँ से अंदर रीढ़ की जो ब्रेन से नसें आ रही होती हैं, वो बाहर की तरफ निकल आती हैं उस ओके, हड्डी से, और उसकी वो गाँठ होती है। ओके, और अगर उसका इलाज टाइम से नहीं लिया जाए तो इस तरह से उसमें ज़ख्म हो जाते हैं, और वो इस तरह से उनमें अल्सर पड़ के, और बच्चा पूरा पैरालाइज़ भी हो सकता है। अगर किसी को भी कमर में कोई छोटी गाँठ है, कोई पिगमेंटेशन है, कोई रंग बदला हुआ है, कोई थोड़े बाल रहते हैं, कई बार रंगत ज़्यादा या हल्की होती है, या फिर एक चर्बी के जैसी मांस महसूस होता है, जी, उसका बराबर से आके एक बच्चों के सर्जन से मिलके, या नसों के सर्जन से भी मिल सकते हैं उसके
के लिए, यहाँ पर हमारे ओवरलैप है, तो उनसे इलाज आप लीजिए, आके दिखाइए बच्चे को। ओके सर, जैसे एक मदर है जो जिसने कंसीव किया है, उसको क्या-क्या ऐसे टेस्ट कराने चाहिए जिससे आगे उस बच्चे को ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, पहले ही पता चल जाए? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल ज़्यादा बीमारियां, जैसे हमने बोला, जन्म से, डेवलपमेंट या जीन्स की, जी। दोनों की बीमारियां बहुत बढ़िया अल्ट्रासाउंड आ चुके हैं जो बहुत टाइमली पिक कर लेते हैं। ओके। तो जो अल्ट्रासाउंड होते हैं और कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, वो सारी जितनी भी स्त्री रोग वाली रहती हैं डॉक्टर्स, और इवन बच्चे को डिलीवर कराने वाले जो रहते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते ओके, हैं इस फील्ड को, तो वो लोग टेस्ट कराते हैं ये जानने के लिए कोई जीन्स का डिफेक्ट तो नहीं है, ओके, ये जानने के लिए कोई जन्म से डेवलप जिस तरह से बच्चा अंदर हो रहा है पेट में, वो उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उनको लेवल 2 स्कैन्स बोलते हैं, ओके, और भी शुरू से ही स्टार्ट हो जाते हैं वो ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही। तो एक तो रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ओके, अगर आप रजिस्टर हैं तो आपका पूरा टाइमलाइन उस डॉक्टर के पास रहता है, और वो वक्त से आपकी जांचें कराती है, बिकॉज ये वक्त से जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओके, अगर ये मिस हो गई तो ऐसा बच्चा आगे पनप सकता है जो अपने लायक ही ना हो, और उसमें कई सारी बीमारियां हैं। ओके। तो मतलब एक जो बेबी डेवलप होता है, वो गायनेक तो होती पर टीम ऑफ मेंबर्स का बिल्कुल सही। डॉक्टर्स का रोल होता है उसको डेवलप करने में। तो सर, जैसे कि इसके अगेंस्ट मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो मैंने अभी आपको गांठ वाला केस बताया था, उसमें मदर ने मल्टीविटामिन्स और फॉलिक एसिड्स बिल्कुल वगैरह सही कह नहीं रहे लिए हैं, थे। हाँ तो जी। सर, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बहुत बॉडी के ज़्यादा, लिए? बहुत ज़्यादा। जितना मैं इस बारे में बोलूँ वो कम ही होगा, जब हम ये बताना शुरू करते हैं कि कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो आपके लेने बहुत ज़रूरी हैं, ना कि जब आपका बच्चा ठहर जाता है तब, बट उससे 4 महीने पहले से कुछ विटामिन्स आपको लेने स्टार्ट कर देने चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको अभी बच्चा चाहिए, तो उससे पहले ही आप ये विटामिन्स, जैसे आपने बोला फोलिक एसिड एक ऐसी छोटी-सी दवा है, एक छोटा-सा विटामिन है, जो हम खाने से पूरा नहीं कई शरीर ले पाते उसको, और बहुत उसमें और भी चीज़ें रहती हैं कि वो अपने सही एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता, किसी एक एंजाइम की कमी की वजह से, तो हमें ज़्यादा लोड करना पड़ता है, ज़्यादा उस दवा को लेना पड़ता है। तो अब बहुत ही एक नेचुरल सा क्वेश्चन है कि बाकी लोगों को क्यों नहीं हो जाता, बिल्कुल, कुछ ही को क्यों होता है? बिल्कुल। तो ये वो कारण है। इसलिए सबको ये सलाह दी जाती है कि आपको आपको ये वो एंजाइम डेफिशिएंसी का पता नहीं चलेगा, और आपको सबको ही फोलिक एसिड लेना है, ताकि वो रिस्क बिल्कुल ही खत्म ही हो जाए सिरे से। क्योंकि सर, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फीमेल होती है, मदर होती है, जो बच्चे कंसीव कर कर रखा होता है, वो बहुत सारे लोगों के बीच में रहती है, तो बिल्कुल अलग सही। अलग राय मिलती रहती है उनको, राइट। जिस वजह से वो डिसीजंस ले भी नहीं, बिल्कुल इवन सही। डॉक्टर की अंडर गाइडेंस में भी बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। मतलब नहीं करती नहीं हैं, ले पाते हैं। फॉलो अप नहीं लेती बिल्कुल है। सही कह रहे और हैं। जैसे आपने भी बताया कि बेबी अगर है तो उसका प्रॉपर स्कैनिंग, इवन स्कैनिंग में भी बहुत प्रॉब्लम बिल्कुल सही क्रिएट कह करते हैं रहे सब हो। लोग। तो सर, जो अल्ट्रासाउंड की रेज़ होती है वो कितना मतलब नुकसानदेह है बच्चे के लिए? सबसे पहले तो रेज़ हैं ही नहीं, ये ओके। वेव्स हैं। ओह सॉरी, वेव्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यही हम इसी कारण से कर रहे हैं ये वाला टेस्ट, ये वाली बात जिसमें सबको समझ आए। तो वो वेव्स जो हैं वो साउंड है, जैसे नाम है ओके, अल्ट्रा, अल्ट्रा साउंड। मतलब कुछ एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर वाली आवाज़ें, आवाज़ों से किसी का कभी कोई नुकसान नहीं होता। ओके, तो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ होता है, इसीलिए ये प्रेगनेंसी में कराया जाता है, और इसी के द्वारा काफ़ी सारी बीमारियों का पता लगाते हैं, और बहुत ज़रूरी होता है। कई बार तो अगर बच्चा को रिस्क होता है तो बहुत रोज़-रोज़ भी कराया जाता है अल्ट्रासाउंड, आपने देखा होगा। जी, टुवर्ड्स प्रेगनेंसी जी। एडमिट करके रोज़ अल्ट्रासाउंड किया जाता है, देखने के लिए कि बच्चा सही है, कब डिलीवर कर सकते हैं, प्लानिंग करें, क्योंकि ये वेव्स हैं, रेज़ नहीं है, एक्स-रे नहीं है, सीटी नहीं है। तो ऑडियंस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे कि आपको बताया, सर ने अभी बताया है कि वो रेज़ नहीं, वो वेव्स हैं और वो प्योरली सेफ हैं, तो अल्ट्रासाउंड से डरें नहीं। और सर, जैसे कोई भी बेबी है, डेवलप हुआ है, डिलीवर हुआ है और कोई मतलब इंजरी हो गई फॉर एग्ज़ाम्पल उसको अंदर इंटरनली, तो सर उसको, न्यूबॉर्न है वो, वैसे भी बहुत वीक होते हैं न्यूबॉर्न, तो कितना टाइम लेते हैं सर्जरी में? सर्जरी करने में कितना टाइम ले रहे हैं उस ये, बच्चे की सर्जरी। हील होने में? हाँ, हीलिंग बच्चों में सबसे ज़्यादा, जब मैं इस बच्चों की सर्जरी में आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ
कि हमारा काम तो वही है सर्जन, क्योंकि हम पहले करते हैं अडल्ट सर्जरी में ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद सुपर स्पेशलाइज करते हैं बच्चों की सर्जरी में। तो मुझे पूरा अच्छे से कंपैरिजन है कि किस तरह से अडल्ट हील करता है, किस तरह से बच्चा हील करता है। तो आप ये जानकर बहुत बहुत खुश होंगे और ये भी हैरान भी होंगे कि जो बच्चे की हीलिंग है वो अडल्ट हीलिंग से 10 क्या कई 100 गुना ज़्यादा बेहतर, ओके। अच्छी और हल्का सा करने से बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। थोड़ी कम सर्जरी से बहुत बढ़िया रिजल्ट्स, जो अडल्ट में ऐसा नहीं देखा जाता, क्योंकि ये अडल्ट जो है उनके टिश्यूज़, उनके जो कोशिकाएँ हैं वो बहुत बदलाव के थ्रू जा चुकी हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़। बच्चों को ये सब कुछ नहीं होता। ये जो बीमारियाँ हैं वो धीरे-धीरे और जो पॉल्यूशन के बारे में हम पहले बात कर रहे थे, जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, पानी चेंज हुआ है, खाना, ये सब, इसकी वजह से अडल्ट टिश्यूज़ में इतनी तकलीफ़ें हो गई हैं कि अगर उसमें सर्जरी की जाती है तो वो बहुत टाइम लेके हील होती है। पर बच्चों की एकदम जादू जैसे करते हैं वैसे हीलिंग होती है। तो बहुत 1-2 दिन में आप देखेंगे बच्चे भागने दौड़ने लग जाते हैं सर्जरी करा के। इवन हम वार्ड में भी देखते हैं तो एकदम से हँस रहे होते हैं दूसरे दिन। पेन कंट्रोल इनका बहुत बढ़िया रहता है सर्जरी के बाद। जो आम जनता नहीं समझती, वो सोचती है कि नहीं बच्चा तो कैसे झेलेगा सर्जरी, कैसे इसका ज़ख्म भरेगा, ठंड में ज़ख्म नहीं भरते। ये सब बहुत भ्रांतियाँ हैं। ये बिल्कुल मेरे द्वारा ही मेरे हो सकता है क्लियर हो पाएँ जब मैं बताता हूँ कि बच्चों की सर्जरीज़ करने के बाद बहुत जल्दी हील करते हैं। अच्छा सर, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे एक मदर है, उसने बेबी डिलीवर किया ऑन टाइम, 9 मंथ्स का हो गया, उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, देन उसने बेबी डिलीवर किया, एंड देन जब बच्चे का चेकअप किया गया तो उसमें शो हुआ कि बच्चे के लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं हुए थे। बिल्कुल सही। तो सर हुँ। उसका प्रॉपर रीजंस क्या हो सकता है, और सर उसको क्योर करने में कितना टाइम लग सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा केस आता है तो? हाँ, अगर लंग बराबर से डेवलप नहीं हुए हैं, तो वो बच्चा भी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि ओके। लंग्स जो होते हैं, वो बच्चों की एज के साथ धीरे-धीरे होते हैं और 8 से 10 साल तक डेवलप होते रहते हैं। एक ओके। पूरी शरीर में एक लंग्स ही ऐसा ऑर्गन है, जो डिलीवर होने के बाद भी अपने स्टेजेस से रह गुज़र के तभी बच्चों में लंग्स बहुत सेंसिटिव रहते हैं जी। और पॉल्यूशन वगैरह से बहुत जल्दी अफ़ेक्ट होते हैं, जल्दी इन लोगों को निमोनियाज़ वगैरह हो जाते हैं, बिकॉज़ लंग 8 से 10 साल तक जो हैं डेवलप होते रहते हैं। ओके। ये सिर्फ़ एक लंग ही ऐसी चीज़ है, बाकी सब डेवलप टाइमली अपना हो जाता है। ओके। कुछ दिन लेते हैं, कुछ महीना लेते हैं बाकी अंग, बट लंग्स ही हैं जो सालों-साल डेवलप होते रहते हैं। तो अगर किसी के डेवलप नहीं हुए और बच्चा टाइम से पहले हो गया है, तो उसके भी आजकल बहुत दवाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हैं जिनसे उनको डेवलप किया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है ताकि वो नॉर्मल बेबी तक के की तरह हो सकें। वो 1 डेढ़ महीने तक वो नॉर्मल लंग्स अपना पिकअप कर लेते हैं, मतलब कैच अप बोलते हैं ऐसा तो उसको। नहीं है कि इन फ्यूचर उनको कोई नहीं, कुछ प्रॉब्लम? भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। आप और बता भी नहीं पाएँगी प्रीटर्म बेबी और टर्म बेबी के बारे ओके, में कुछ 1 मतलब साल एकदम के हेल्दी बाद हो जाता है है, बेबी। बिल्कुल, बिल्कुल सही। ठीक है। सर, बच्चों में सर्जरी को लेकर सबसे आम डर की गलतफहमियाँ क्या होती हैं? जो मैंने पहले हम कवर कर ही चुके हैं, आपने जी। नेचुरली ही पूछ लिया कि हीलिंग जो है बच्चों में देर से होती है। बच्चा कैसे झेलेगा? बच्चा एक बेहोशी को कैसे झेलेगा? जी। इतना छोटा, बड़े को सर्जरी से डर है तो बच्चे को कैसे? बिल्कुल। ये सारी भ्रांतियाँ हैं। बच्चे को लेके हाँ, एनेस्थीसिया एक बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत चीज़ें जल्दी-जल्दी बदलती हैं जब बेहोश किया जाता है। बस वो पार्ट, इसके लिए बहुत एक्सपर्ट एनेस्थीसिया की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम बहुत पीडियाट्रिक सर्जन्स जो हैं एक बहुत बढ़िया एनेस्थीसिया के बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं फ़ैन होते हैं। हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई मिले जो बहुत अच्छे से बच्चे को बेहोश जितने टाइम हमें सर्जरी कर रहे हैं वो कर दे और उसको सेफ रखे, क्योंकि लंग्स मशीन पे आ जाती हैं और उनको खुद से वो सांस नहीं लेते हैं। तो उसको छोड़ के बाकी चीज़ें बहुत आसान हैं। और जो अब भ्रांति के बारे में बात कर रहे थे, जी। क्या भ्रांतियाँ, यही है कि डर बहुत है, तो डर भी वाजिब है बेहोश करना। पर आजकल इतनी बढ़िया तकनीक आ गई हैं, लोग इतनी नॉलेज रखते हैं, आजकल एआई का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि कोई ऐसी गलती ज़्यादा नहीं कोई होती है जिसमें हो, पर डर तो है एनेस्थीसिया का, और वो डर वाजिब भी है पेरेंट्स के बीच में। उसको क्लैरिटी लें, आप आके जब भी मिलें अपने डॉक्टर से, तो बेहोशी के बारे में पूरी तरह जानें उसको, ये मैं सलाह दूँगा। सर, पर्टिकुलर आपने जैसे आप पीडियाट्रिशियन सर्जन हैं, तो सर मिनिमम एज क्या होती है छोटे बच्चों की सर्जरी की? जैसे कोई वही है, बच्चा। अगर जन्म से ही कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि खाने की नली, साँस की नली जुड़ी हुई है, वो तो साथ के साथ जी। करना पड़ेगा। ओके। क्योंकि जब तक नहीं करेंगे तो आप ना वो साँस ले पाएगा, ना वो खा बिल्कुल, पाएगा। बिल्कुल। फेफड़े अगर बन नहीं रहे हैं बराबर, क्योंकि आंतें उसमें घुसी हुई हैं, तो वो निकालनी ही पड़ेंगी बाहर। तो वो तो जन्म के टाइम पे ही करनी पड़ती हैं। ओके। आंतें ही नहीं बनी, टट्टी का रास्ता नहीं बना, पेशाब का रास्ता नहीं बना, ऐसे बिल्कुल। बीमारियाँ हैं, हुँ। ऊपर वाला बना के भेज देता है और कई बार पकड़ में भी नहीं आती हैं वो, जी। अल्ट्रासाउंड बढ़िया से बढ़िया अल्ट्रासाउंड में भी।
तो वो तो साथ के साथ ही हो जाता है और उसमें एक बढ़िया एनेस्थीसिया की मदद से अच्छे से सर्जरी हो जाती है जिसमें बच्चा अपने फुल लाइफ जी पाता है फिर और बढ़िया हो जाता है। कुछ जैसे मैंने बोला हीलिंग बहुत बढ़िया होती है, तो हो जाता है। और बाकी कुछ ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं जो टाइम के साथ इनको चोट लगने पे या कोई इन्फेक्शन होने पे या आंतों में चली जाने पे कुछ ऐसी बदलाव होते हैं आंतों में, तो वो भी हम ट्रीट कई आजकल बहुत खान-पान बदलाव की वजह से जो जंक फूड बच्चे खाने लगे हैं, गॉल स्टोन्स होने लगे हैं बच्चों जी। को। तो हम बहुत ज़्यादा दूरबीन के द्वारा वो पित्त की थैली भी निकालते हैं और बहुत जल्दी हील करते हैं बच्चे, 1-2 ओके। दिन में हील कर जाते और हैं। सर आप अभी एनेस्थीसिया की बात कर रहे हाँ थे। जी। सर एनेस्थीसिया का बच्चों की बॉडी पे असर या ब्रेन पे तो असर नहीं होता है? नहीं, ऐसा बहुत सारे पेपर्स आते रहते हैं, बताते रहते हैं क्योंकि हम और पढ़ना चाहते हैं इस चीज़ को बिकॉज़ एनेस्थीसिया एक बहुत वाइड ब्रांच है, बहुत डेप्थ वाली ब्रांच है। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे पेपर्स आते रहते हैं कि असर पड़ता है, ये पड़ता है, पर एक बढ़िया एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर के साथ अगर बच्चा ले रहा है अपना बेहोशी की दवा, तो उसको कोई ऐसे खतरे नहीं है। ओके। और सर जैसे जो बेबी है, अगर वो जन्मा है, तो सर उसको जन्म से जुड़ी कौन-सी कोजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं? जैसे मैंने बताया सर से लेके पैर तक कहीं पे भी कोई भी हो सकती है वो बहुत वेरिएबल है ओके। किसमें कितनी होंगी कोई नहीं बता सकता जैसे ब्रेन में सिस्ट हो सकते हैं गले में गर्दन में सिस्ट हो सकते हैं कुछ ऐसी गांठें हो सकती हैं पानी से भरी हुई गांठें हो सकती हैं कुछ रंगत आप देखते हैं कई बार बच्चों के चेहरों पे जी, डार्क रंग का रहता है जी, हिमैंजियोमा जिसको बोलते हैं जी, नसें फूली हुई हो सकती हैं कहीं और कहीं गांठ हो सकती है जन्म की आँख के पास कई बार बहुत गांठ कॉमन रहती है गले में जैसे मैंने बताया चेस्ट की मैंने सारी बताएँ खाने की नली और सांस की नली जुड़ी होना, आंतें चेस्ट के अंदर होना और पेट के अंदर आंतें बराबर से ना बनना, उल्टी पड़ी हुई आंतें कई बार होता है। ये भी बहुत बार बताया जाता है कि आंतें जो हैं वो जो राइट साइड की आंतें हैं वो लेफ्ट की तरफ होती हैं, तो वो भी हम सीधी करते हैं। पेशाब में रास्ता ना बना होना और इस तरह की सब बीमारियाँ हैं। ओके। और सर जैसे बच्चों में हर्निया और हाइड्रोसील की भी प्रॉब्लम बिल्कुल होती है, सही कह रहे हैं। तो सर इनका इलाज कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है इसका भी हाइड्रोसील का तो एक चीज़ ऐसी रहती है गोलियाँ जो हैं बच्चों की ये मैं अच्छे से सब समझाता हूँ ओपीडी में भी सब लड़कों की गोलियाँ जो हैं वो पेट में बनती हैं जब माँ के ओके, पेट में रहते हैं ओके, जैसे ही वो बाहर आते हैं माँ के पेट से बाहर आते हैं गोलियाँ भी उनके पेट से बाहर आके अपनी जगह पे आ जाती ओके, हैं तो कई बार कई बच्चों में ये गोलियां ऊपर ही रह जाती हैं ओके, या इनका रास्ता जिस रास्ते से ये नीचे आनी है वो खुला रह जाता है ओके, तो उनमें हल्की सी सूजन दोनों गोलियों में रहती है कई ओके। माँ बाप देखते होंगे उनके नवजात बच्चों की सूजन है हाँ गोलियों जी, में दोनों जी, तो वो नॉर्मल सी रहती है उसको हम देखते हैं कि वो 2 साल तक अगर दोनों गोलियों में सूजन है तो कुछ नहीं करना है ओके, दिखाना ज़रूर है डॉक्टर को एक बार सलाह ज़रूर ले ले पर उनका ज़्यादा ऑपरेशन के लिए कोई सलाह भी दे रहा है तो वो गलत दे रहा है पर एक साइड अगर ज़्यादा सूजी हुई है तो उसे हर्निया बोलते हैं ओके, यानी वो रास्ता खुला छूटा हुआ है और उससे आंतें उतरनी और पानी उतरना शुरू हो गया है ओके, और वो जम रहा है और गोली को भी सही से पनपने नहीं दे रहा ओके, तब उस केस के अंदर वो अंदर बाहर जब वो सैक जिसके अंदर ये आते हैं या पानी आता है वो आके वो चिपकना शुरू हो जाता है तो ओके, टाइमली उसका इलाज लेना है नहीं किया तो कई बार आंतें मुड़ जाती हैं उसी सैक के अंदर ओके, जिससे वो पेट से आ रही होती है नीचे की तरफ इसलिए हर्निया का इलाज जन्म से साथ के साथ ही और हाइड्रोसील का दिखा के कि होना है नहीं होना और दोनों हैं एक है ये सब समझ के ही आगे हम फैसला लेते हैं और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जैसे आप पूछ रहे थे कितनी कॉमन है तो हाइड्रोसील तो बहुत ज़्यादा कॉमन है हर 100 में एक का हो सकता है ओके। 2 है या 1 है वो पता चलता है डॉक्टर एग्जामिन करके ही बताता है क्योंकि सर अर्बन एरिया में तो फैसिलिटीज़ बिल्कुल अवेलेबल सही हैं, कह बट रहे हैं रूरल एरिया में फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है। फिर वो उस बच्चे के साथ अलग तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं, जिससे वो मानसिक बिल्कुल सही मतलब जो भी बोलती है कि मेंटली वो डिस्टर्ब होने लग जाता है, बिल्कुल सही साइकोलॉजिकली, बिकॉज़ अगर वो न्यूबॉर्न है और उसको ये प्रॉब्लम है और किसी को भी अगर मदर ही पता हो चल रहा जाती है, है कितनी तो बार मैं सब देखता मतलब हूँ डिस्टर्ब हो जाता है बिल्कुल पूरा। सही तो सर आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि मेंटली डिस्टर्ब ना होके उस चीज़ को एक्सेप्ट करके कि कोई दिक्कत है कुछ अलग लग रहा है दूसरे बच्चों से इसको दिमाग में रखते हुए बहुत ठंडे दिमाग से किसी मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए और मेडिकल प्रोफेशनल से भी मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट को सुने कि वो सही आदमी तक भेजे अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ की तो गलत सलाह ना देते हुए एक ऐसे इंसान से बात करें वीडियो कॉल्स आजकल बहुत प्रेवलेंट हैं आराम से वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं जिसमें आप मिल लें किसी को दिखा लें अपना बच्चा ताकि वो सही सलाह आपको दे सकें रादर देन एक अंधेरे में रह के एक तुक्के से इलाज और एक ये टाल देना कि नहीं ये तो बीमारी बाद में बहुत देखता हूँ मैं इवन डॉक्टर्स के बच्चों
को भी मैं देख रहा हूँ वो लेट प्रेजेंट कर रहे हैं हर्निया वर्निया के साथ, ये डरा के कि बेहोशी बच्चों के लिए रिस्की है, तो वो ऑपरेशन ही नहीं कराते और बच्चे बेचारे भुगतते रहते हैं। जो आप बता रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, दिक्कत है उनको हर्निया की, और वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं बिकॉज वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे, और ये बहुत छोटा सी सर्जरी रहती है हर्निया का इलाज लेना, तो कभी भी वंचित नहीं करना चाहिए जस्ट कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। बिकॉज़ क्योंकि सर अर्बन की तो बात चलिए ठीक है, मैंने जैसे कि अर्बन में बताया भी कि वो बट जैसा आप बता रहे हो अपने एक्सपीरियंस से कि अर्बन हाँ, में भी ये प्रॉब्लम है, तो हाँ, आई रिक्वेस्ट टू माय ऑडियंस कि आप प्लीज़ इसको इस पे संकोच ना करें। अगर राइट, आपका बच्चा है, आपने उनको जन्मा है, प्लीज़ उसको उस पे ध्यान दें और अगर बच्चों में कोई सर्जरी की बात अगर आए ना, तो आप अपने पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाएँ। आपके पीडियाट्रिशियन आपको सजेस्ट कर देंगे कि कौन उनकी सर्जरी करने वाला है और अगर आप दिल्ली एनसीआर से जुड़े हैं, नियरेस्ट हैं, तो आप महानंदन में आके हमारे डॉक्टर सचिन कत्याल जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जन हैं। सर जैसे कि बच्चों के पेट में बहुत दर्द रहता है, शिकायतें रहती हैं, तो सर ऐसी कौन-सी बीमारियाँ हैं पेट से जुड़ी, जो सर्जरी तक ले जाती हैं? राइट। सो पेट में दर्द बहुत कारण, छोटे से छोटा गैस होना बच्चे को, रोज पेट बराबर से साफ ना होना, कई बार लेटरिन के रास्ते से खून आना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चों की रहती है बिकॉज आजकल बहुत जंक फूड में बच्चे हैं। पर ये सारी तकलीफें सर्जरी तो सब पीडियाट्रिक सर्जन जब हम बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसके पास गए उसने आपका ऑपरेशन कर जी, दिया और वो ऑपरेशन के लिए ही आपको सलाह देगा। जी। ये बहुत बड़ी भ्रांति जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। आप सर्जन से जब मिलते हैं तो सर्जिकल प्रॉब्लम्स की सही निवारण के लिए मिलते हैं, आप ज़रूरी नहीं है ऑपरेशन ही होगा। तो ऐसी जो छोटी तकलीफ़ें हैं, गैस बनना और रॉन्ग फूड फूड हैबिट से, या दूध किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है और उसको दूध ही दूध पिलाया जा रहा है, उसकी वजह से टाइट लैट्रिन आने से, नीचे टट्टी के रास्ते में चोट लगने से खून आना, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ। हर 10 में से 1-2 बच्चे को ये है ही यहाँ पे। तो उसके लिए आप सलाह लीजिए सही प्रोफ़ेशनल, मेडिकल प्रोफ़ेशनल से, जो आपको सही सलाह दे के आपको बताएँ कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और दर्द के कुछ सर्जरी के भी कारण हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये वाले कारण नहीं हैं दर्द के, पेट में दर्द, रोज़ सुबह स्कूल जाने पे दर्द बताते हैं, रात में खाना खाने के बाद दर्द बताते हैं। ये बिना सर्जरी के ठीक होने वाले कारण हैं और सर्जन आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है इसमें भी। पर जो सर्जिकल कारण होते हैं जिसमें पक्का ही ऑपरेशन ही होगा, उसमें होता है बहुत जब निग्लेक्ट हो जाए बच्चा, या कुछ उसको चोट लग जाए पेट में, आंतें फट जाएँ, या फिर आंतों में बनावट में, जैसे मैंने बताया, जन्म से ही कोई दिक्कत और अब पकड़ में आ रही है, जो अल्ट्रासाउंड, जी। सीटी स्कैन इनसे अच्छे से पकड़ में आ जाती है और वो दिखा के कि ऐसी दिक्कत है, सर्जन आपको समझा के सही तरह से उसका हल ढूँढेगा। बहुत मैंने ऐसे केसेज़ अपने करियर में देखे, मुझे बहुत साल हो गए ऑपरेट करते हुए, तो मैं ऐसे देखे हैं जिसमें आप इग्नोर, ये पेरेंट्स ऑपरेशन कैसे झेलेगा और उसको लेके चले जा रहे हैं, स्कूल भी मिस करा रहे हैं, वो पेट दर्द ऐसे ही, उसकी गाँठें बनी हुई है पेट में, पर सीटी में पिक भी कर लिया, फिर भी वो ठीक क्योंकि थोड़ा-सा हो जाता है, उसको फिर आगे लटकाए जा रहे हैं। ये बहुत गलत है, बहुत कॉमन है इंडिया में स्पेशली, पेरेंट्स ऐसा करते हैं बिकॉज़ डर इतना बना हुआ है ऑपरेशन को लेके। तो वो डर निकालना एक बहुत मेजर काम है हमारा। आई थिंक इस तरह का डायलॉग जो हम कर रहे हैं, ये उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और कि सर डर जैसे निकलेगा। बात हम पेट की कर रहे हैं, तो बच्चों के पेट में कीड़े बहुत पड़ जाते हैं, राइट, जिस वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो बिल्कुल जाता सही। है और भूख भी नहीं लगती है। तो सर बच्चे की उस कंडीशन में बच्चा किस लेवल तक सीवियर जा सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। कीड़े की इलाज तो स्कूल वाले भी दवाई दे के कर देते हैं। पर अगर वो किसी तरह मिस हो रहा है, बच्चा रेगुलरली इन्फेस्ट होए जा रहा है और बार-बार उसको कीड़े पेट में बन रहे हैं, तो वो कई बार बॉल बना देते हैं ओके। और वो रुकावट करके आँत को अटका देते हैं और जिससे हरी उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, पेट में दर्द बिल्कुल असहनीय हो जाता है और फिर उसके केस में ऑपरेशन भी करना पड़ता है। और सर बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो राइट, इंटेस्टाइन में डेवलप होते हैं और वो हाँ, बहुत मतलब मैंने न्यूज़ में पढ़ा है, पेपर्स में पढ़ा है कि वो 9 मीटर्स का कोई टेप राइट, वर्म राइट। टाइप्स हाँ, हाँ, हाँ। कीड़ा था वो निकला है। तो सर ये किस तरीके से बच्चों के अंदर जाते हैं? यही का सफाई ना रखना, हाथों से खाने के द्वारा खाना मिक्स हो जाता है, स्टूल से, कई डॉग्स के, इनसे, उन सब से ये पेट में चले जाते हैं
और तो सफाई से खाना पीना अपना धो के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। और ये तो दवाइयों से ठीक हो जाता है, ये ओके, सारी दवाइयों वाली दवाइयों वाली पीडियाट्रिशियन दवाई। एक हैंडल बहुत अच्छे से ओके, कर लेता है। पर आपको अलर्ट तो रहना है, अगर आपको ऐसी इचिंग बता रहा है लेटरिन के रास्ते, पेट दर्द बार बार बता रहा है और बच्चा सफाई नहीं रख पाते हैं, आप भी रियलाइज करते हैं कि बच्चा तो साफ नहीं रह पा रहा है, नाखून बराबर से नहीं कटते हैं और नाखूनों में मैल जमा रहती है और बिना धोए हुए कई बार घर में खा लेता है या बाहर ही खा लेता है या कोई दे देता है उसको। यूजुअली मदर्स ये बताती हैं कि मैं तो नज़र रखती हूँ पर कोई घर में खिला देता है, तो वो जी। सब दिक्कतें। तो प्लीज़ बच्चों का ख़्याल रखें और हुँ, हाइजीन ज़रूर मेंटेन करके राइट। रखें। हालाँकि कभी-कभार सर हो जाता है कि ऐसा सीवियर देखा गया है, केसेज़ हैं ऐसे कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हुआ है और उसको सर्जरी तक की नौबत आ गई हाँ है। जी। बिकॉज़ उनका डाइट नहीं अच्छा था और नहीं, वो वाले कारण नहीं रहते हैं। ओके, डाइट वालों से जैसे मैंने बोला वो सही सलाह लेके बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं। इसलिए ओके, सलाह लीजिए ए, बी कुछ ऐसे कारण निकल आते हैं जो ओके, सीटी अल्ट्रासाउंड में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँगे ओके, कि ये ऑपरेशन से ही ठीक होने वाले हैं, ओके, उन्हीं का ऑपरेशन होगा, ओके, वो आपको समझना है डॉक्टर से। ओके। तो ऐसे डरने की बात नहीं होती, पेट दर्द किसी को भी वो ऑपरेशन होगा, गलत बात है। दवाइयों से ठीक हो जाता है और आप सर्जन से मिलिए, दवाइयों से बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल। सर एक पेरेंट्स को घर पे किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आफ्टर सर्जरी? राइट। सफाई जैसे बोला इवन बिफोर और आफ्टर दोनों। जब आप ऑपरेशन के लिए ला रहे हैं अच्छे से बच्चे को नहलाना चाहिए साबुन लगा के और ऑपरेशन के बाद भी पूरी तरह सफाई का ध्यान रखना। कहीं पे जहाँ पर भी टाँके लगे हैं, जहीं पे चीरा हुआ है उसको अच्छे से क्लीन रखना। क्लीन यानी कुछ टाइम पे आपकी डॉक्टर ही आपको सलाह देगा कितनी देर बाद उसको नहला सकते हैं, साबुन पानी से धो सकते हैं। उनकी सलाह फ़ॉलो कीजिए, अपना दिमाग ना लगाते हुए। कई लोग स्पिरिट यूज़ कर लेते हैं, सैवलॉन यूज़ कर लेते हैं, डेटॉल यूज़ कर लेते हैं कि सफाई तो इससे रखी जाती है। वो बहुत बड़ी एक गलती होती है क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत नाज़ुक होती है। जी, जब आप डेटॉल ये कटे हुए एरियाज़ पे जिनकी सर्जरी हुई है, टाँके हुए हैं, उनको साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो उनकी इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है उस ओके, स्किन की और ऊपर से और बैक्टीरिया उस पे जमने का रिस्क होता है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों से बहुत हार्श केमिकल से बच्चों के घाव साफ़ नहीं किए जाते ओके। हैं। और सर जैसे कोई पेरेंट्स है और डॉक्टर ने उनको उनके बच्चों को सर्जरी सजेस्ट करी है, तो उन पेरेंट्स को कौन-कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए वेरी गुड। अपने डॉक्टर से? सबसे पहले तो यही कि वो पूरे श्योर होने चाहिए कि जिससे मिल रहे हैं, जिस सर्जन से उस पे उनको पूरी तरह भरोसा होना चाहिए क्योंकि जब तक भरोसा नहीं है इलाज बढ़िया नहीं हो सकता। बिल्कुल, भरोसा बनाएँ अपने क्वेश्चन कि क्यों सर्जरी की ज़रूरत है? अगर ये सर्जरी नहीं होती तो क्या होगा बेबी के साथ, बस बच्चे के साथ? सर्जरी हो जाने के बाद कितना तकलीफ़ सॉल्व हो जाएगी? क्या-क्या इन लोगों की तरफ से पेरेंट्स की को चीज़ें करनी पड़ेंगी बच्चे के साथ जो आपने क्वेश्चन पूछ चुके हैं, सफाई वाला पार्ट है और सलाह क्या-क्या फ़ॉलो करनी पड़ेंगी। तीसरी चौथी चीज़ यही बेहोशी के बारे में पूरी तरह जानें कि क्या है, किस तरह का बेहोशी है, ये सब है। ओके। सर जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट करी सर्जरी, उस टाइम पे कौन-कौन सी मतलब कठिनाइयाँ आती हैं बच्चों के साथ? हाँ, कठिनाइयाँ यही है सबसे पहले आप यही जानना चाह रहे हैं कि बच्चा किस तरह से इसको समझता है। जी, कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जी, क्योंकि दवाइयाँ तो ठीक है, दवाइयाँ भी कई लोग परहेज़ बच्चे करते हैं। तो इन बच्चों को सर्टेन ऐज तक जैसे मान लो 6 से 7 साल तक तो कुछ समझ एज़ सच नहीं आता कि इनके ओके, साथ क्या हो रहा है। ओके, सर्जरी भी उतनी ही खराब है जितनी दवाई देना बिल्कुल, इनके लिए। पेरेंट्स तो कोई भी उम्र हो उसमें डरे ही होते हैं। बिल्कुल, तो बात अच्छे से करना, अपने डॉक्टर को समझना, उससे सारे के सारे सवाल पूछना उन और कोई भी क डाउट हो उसको क्लियर करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, पर ये जो छोटे बच्चे हैं इनको तो ज़्यादा समझा नहीं सकते कि ओके, आपकी सर्जरी होने वाली है, आपको बेहोश करेंगे, 3 साल, 4 साल अच्छे से कुछ भी इनको समझ नहीं पाएगा। तो पर 6 से 7 साल वाले समझना शुरू कर देते हैं, तो आपको ये बताना है कि किस तरह से इनको जाके अंदर सोना है, कोऑपरेट करना है, बात माननी है और जिस तरह से जो छोटी-छोटी चीज़ें इनके साथ होंगी, बेबी स्टेप्स लेते हुए इनको समझाना ओके, होता है। ऐसा नहीं कि पूरा पहले ही इतना जी, सारी बातें बता जी, के डरा दो, जी, वो तो पेरेंट्स के साथ भी नहीं मैं करता हूँ। ओके, मैं इनको थोड़ा-थोड़ा इन्फॉर्मेशन टाइम से जितनी उनको ज़रूरत है, जितना वो सही से प्रोसेस कर सकें, उनसे उनको मिल के बताता हूँ और वो उनको एनकरेज करता हूँ कि अगर नहीं कुछ समझ आ रहा तो साथ के साथ पूछें। और ओके, फिर नई जैसी-जैसी चीज़ें होती हैं उनके बारे में उनको और अवेयर करा के उनको एक बहुत ही पॉज़िटिव माइंड से अपने बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लाने के लिए मैं एनकरेज करता हूँ।
सर आपने इतनी प्यारी बातें बताई हैं बच्चों को लेकर कि हाँ आप जी, उनके पेरेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, बच्चों को कैसे ट्रीट राइट। करते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी लाइफ़ का कोई एक ऐसा किस्सा बताइए जो आपके दिल को छुआ हो? बहुत सारे ऐसे हैं क्योंकि मैं तो डील ही इसी से करता हूँ जिसमें कई बार बच्चे सही से पनपे नहीं हैं, बने नहीं हैं मदर की वूम्ब के अंदर और हम उनको ठीक कर रहे होते हैं। तो बहुत ये लोग पेरेंट्स बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो जाते हैं जब। तो ऐसा एक कोई मोमेंट नहीं है, मेरे बहुत सारे हैं। और मैं जैसे जैसे पेरेंट बोलता है ना अपने किस बच्चे को ज़्यादा प्यार करे, तो ये सारे पेरेंट्स मेरे लिए वो एक लेवल ऑफ कनेक्शन पे आ जाते हैं कि मैं किसी एक को चूज़ करके दूसरे पेरेंट को बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट नहीं बता सकता। तो ओके, मेरे लिए सारे ही मोमेंट्स हैं व्हेन दे कॉल, जब मुझे कॉल करते हैं ये लोग बताते हैं कि जब जब वो साल बड़े होते हैं, कुछ लोग अभी तक टच में रहते हैं और बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं उनके। बिल्कुल। तो अच्छा सर, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे जो आपने अभी बताई थी बात क्लेफ्ट लिप, हाँ जी, तो सर ये बहुत ही बच्चों में होता है, बिल्कुल देखा भी सही। गया हाँ है। जी। तो सर बेसिकली इसको ट्रीट होने में कितनी टाइम लग जाता है? बच्चे का राइट। ऑपरेशन जैसे आपने किया तो कितना टाइम लग जाता है और क्या प्रोसीजर रहता है? अगेन वो भी जैसे होता है कितना ज़्यादा है, कई बार ओके, नाक से लेके जी, पूरा अंदर तक गैप रहता है, जी, तालू में भी रहता है, लिप्स में भी रहता है। तो इसको उसके डेप्थ, उसकी सिवियरिटी के हिसाब से टाइम ज़्यादा और कम लगता है और टाइमिंग्स भी अलग हैं। जैसे लिप को थोड़ा बाद में और तालू को पहले कर जी, लेते हैं। और इस तरह से ये प्लास्टिक सर्जन भी इस ओके, जैसे ये ओवरलैप अगेन ओके, ऐसा एरिया है, जैसे न्यूरोसर्जन के साथ जी, ब्रेन की डिजीज़ेज़, जी, और मैं जनरल पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, तो ये प्लास्टिक सर्जन भी बहुत बढ़िया से करते हैं। ओके, और ज़्यादा उनके हाथ पे, क्योंकि चेहरे की ये बनावट जी, का पार्ट है, तो वो प्लास्टिक जिसमें देखा जाता है सुंदरता इम्पोर्टेंट होती है, लिप सही से बना है, तो ओके, वो ज़्यादा करते हैं ये वाला केस। ओके। सर एक नॉर्मल सोशल सा क्वेश्चन पूछूंगी। हुँ, इंडिया में हुँ। बच्चों की सर्जिकली देखभाल के लिए क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं आपके अंदर? सबसे क्या पहला तो यही चैलेंज है अवेयरनेस का, ओके, जिसको बोलते हैं मेडिकल लिटरेसी। ये ओके, बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स ही नहीं हैं जैसे ओके, आप चला रहे हैं, जिसमें इन लोगों को इन्फॉर्म करना है, ये बहुत कम है। लोग सुनना भी चाहते हैं पर इतने वो भी नहीं है, कमिटेड भी नहीं है कि इनको सुने, क्योंकि डर बहुत जल्दी जाते बिल्कुल। हैं इन चीज़ों को लेके। जितनी इन्फॉर्मेशन कहते हैं हमें तो जानना ही नहीं है, हमें जी, तो टेस्ट नहीं कराने जी, हैं, हम जैसा है वैसा है। क्योंकि बिल्कुल, इंडिया में मेडिकल लिटरेसी और पॉवर्टी की भी बोलेंगे, रिसोर्सेज़ की कम और अच्छे डॉक्टर्स में भी की कम, कहना ठीक नहीं है, बट ऐसा लगता है उन लोगों बिल्कुल, को। वो डरते हैं कि बीमारी ना ही समझ में आए, ना ही पकड़ी जाए तो अच्छा है, इससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि थोड़ा ओपन पॉपुलेशन हो, थोड़ा ऐसा डरने की बात नहीं है। बहुत इलाज आ चुके हैं, बहुत कुछ बदल चुका है इतने सालों में। अगर आप अभी भी यही सोचते रहेंगे कि मेरे को जानना ही नहीं है, पता नहीं, तो आप अपने आप को ज़्यादा दिक्कत में डाल रहे हैं, और क्योंकि वो बढ़ती ही चली जाएगी दिक्कत तो। अगर आप अवॉइड कर रहे हैं, सही टाइम पे पकड़ना, जैसे बाहर की कंट्रीज़ में होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर कुछ टेस्ट करा के आप बहुत टाइम से पहले पकड़ के पूरी नॉर्मल लाइफ़ दे सकते हैं बिल्कुल। इंसान को। वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सर, आपने ये बात बहुत अच्छी कही जो कि मेडिकल इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में और इसी वजह से हमारी सेंट्रल केयर फाउंडेशन जो है ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। आप जैसे एजुकेटेड डॉक्टर को यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करके डायरेक्टली आपके थ्रू मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रही है बिकॉज़ ये आजकल सोशल मीडिया पे सभी एक्टिव रहते हैं बट हर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटेड है बिल्कुल कि सही। उनको नॉलेज नहीं है बट वो फिर भी वो बाय एआई के थ्रू वो नॉलेज लेके एंड एजुकेट कर रहे हैं और हुँ, लोग फॉलो भी कर रहे हैं। तो मेरी ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप ऐसे लोगों को फॉलो बिल्कुल भी ना करें। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन क्योंकि हमारे चैनल पे अलग-अलग डिपार्टमेंट की डॉक्टर्स जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, जो माउथ टू माउथ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग और इसमें आपकी ही हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा जागरूक हो जाएँ अपनी हेल्थ को लेकर। आज हमारे साथ डॉक्टर सचिन कत्याल जी हैं, जो कि पीडियाट्रिक सर्जन हैं, महानंदन हॉस्पिटल में। अगर आप दिल्ली एनसीआर से कनेक्टेड हैं, तो आप यहाँ पर आके अपना ट्रीटमेंट या अपने बच्चे के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रही है या सर्जरी की बात हो रही है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं या आप इंडिया से आप हम इनपुट पूरे देश में कहीं से भी आप हमें देख रहे हैं, आप आ सकते हैं या फॉरेन में अगर हमारे इस वीडियो को देखा जा रहा है, तो आप तो भी आ सकते हैं यहाँ पे अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक आप यू। यहाँ पर आए, हम लोग को इतनी अच्छी बातें बताई जो कि हुँ। मुझे नहीं लगता कि बहुत ही हमारी ऑडियंस इतनी अवेयर रही होगी इन सारी बातों से। तो थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू आपका इस तरह का प्रोग्राम रखना और मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत फ़ायदा इससे मेरे को लगता है लोगों को होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल इससे सर, सोच आप बदलेगी बिल्कुल लोगों सर, की। आप जैसे इतने एजुकेटेड डॉक्टर अगर हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं और अवेयरनेस दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज़ हम आपका इतना कीमती समय लेकर यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ऑडियंस को मैसेज डायरेक्टली पहुँचे डॉक्टर के थ्रू। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच, मुझे सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। वेलकम सर।